Good afternoon, everyone. Welcome to Ansarkari. Today we will do newspaper of January 18th. To come into first article, our home ministers talk about good governance and how it is used to build trust between government and people. He has given example of several schemes such as direct benefit transfer, COVID vaccination drive with use of CoWIN app and the contact tracing mechanism, that is Arogya Setu app, One Nation One Ration card, then MSME sector, startup sector, etc. तो पूरा आर्टिकल में important point is that good governance is very important for the system to prosper and also for the economic development of the country. तो जो भी गुड गवर्नेंस 18 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे. देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द यूएनएससी लिस्ट दैट हैज डिक्लेयर्ड लश्कर तैयबा मक्की एज टेररिस्ट. हिज ब्रदर इन लॉ ऑफ हाफिज सईद, द फाउंडर ऑफ एलईटी लश्कर तैयबा. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर पॉइंट है, एक सेकेंड, UNSC 1267 resolution. It is an Daesh, that is ISIL, Islamic State of Iraq and Levant and Al-Qaeda sanction committee. तो ये important है, UNSC 1267. It can be asked in question. तो ये रेजोल्यूशन के अंदर में मक्की को डाला गया है जो टेररिस्ट है. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्पीच. ही हैज टॉक्ड अबाउट द वांटिंग ऑफ पीस बिटवीन द टू नेबर्स एंड ही सेड दैट वी हैव लर्नड लेसन फ्रॉम 3 wars that has been fought with India, for example on 1965, 71, 99. तो अब हम लोग पीस के तरफ जाना चाहिए. और साथ ही साथ हमारे मैसेज टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज दैट लेट अस सिट डाउन एंड हैव अ सीरियस एंड सिंसियर डिस्कशन. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है. तो इसमें खाली ये जानना कोशिश करना है कि द फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टैंड क्या है यहाँ पर. तो वो स्टैंड है कि until and unless there is a conducive environment created by Pakistan, that is if Pakistan leaves terrorism, then only India will talk to it. बात करने के पहले पाकिस्तान को टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा और टेररिस्ट भेजना बंद करना पड़ेगा, तभी बात किया जा सकता है. दिस इज ऑफिशियली स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. The next article is just important for ethics paper GS4 और GS3 also. ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी कि आजकल के ज़माना में लोग एक तरह से साइबॉर्ग है. साइबॉर्ग मतलब होता है कंप्यूटर प्लस ह्यूमन, उसका अगर मिक्स है तो साइबॉर्ग कहला जाएगा, रोबोट प्लस ह्यूमन. जैसे टर्मिनेटर था एग्जाम्पल. और तो बात कर रहे हैं कि जब से पैदा होते हैं तो वी यूज वैक्सीनेशन ड्राइव, वी यूज डिफरेंट इक्विपमेंट टू ट्रीट आवर सेल्फ, वी यूज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वी ऑल्सो इम्प्लांट सर्टेन ऑर्गन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम डोनर्स. तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, बाकी दूसरे को ऑर्गन ले रहे हैं, बाहर से मेडिसिन ले रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं. तो एक तरह से साइबॉर्ग का ही एक एग्जाम्पल है. साइंस फिक्शन हो सकता था कि आज से 100 साल पहले ये सब जो चीज़ हो रहा है अभी, इसको साइंस फिक्शन कहा जा सकता था, लेकिन आज ये रियलिटी है. दिस इज रियलिटी. देन रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है. वी विल टॉक अबाउट इट once Supreme Court has given judgment. Then next article
It is on page number 11. It talks about certain key aspect of the awards कि किसको अवार्ड मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है, कौन से एक मॉडल को मिला है. तो देयर आर सम मॉडल्स, फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन टू द विलेजेस इन remote tribal area in Tamil Nadu Erode district. Then micro irrigation project in Odisha moist affected region Balankiri. So in spite of such hardship, such challenges faced by the IAS officer and also the bureaucrat at a lower level, they have successfully introduced and implemented these schemes on their own. तो ये मॉडल को हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होता है with respect to the environment, with respect to the sensitivity to the culture, लेकिन we can replicate these model, the best model in our district also. तो ऐसे दो बात कर लिए, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, टेलीमेडिसिन मतलब होता है कि the medicine can be given to the patient with the use of internet, with the use of doctor consultancy via internet, अगर इंटरनेट स्पीड हो. उसके बाद द प्रोजेक्ट एम्ड एट स्केलिंग ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड प्रोवाइडिंग देम विथ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन उड़ीसा. उसके बाद द इनोवेटिव स्कीम्स सच एज स्टार्टिंग ए लाइब्रेरी इन ईच ऑफ द पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा में. तो ये इतने सारे यहाँ पर है मॉडल्स. तो the award not only motivates the future bureaucrats but also the existing bureaucrat to make some changes, to implement such changes at a grassroots level. तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल is regarding the AK-203 rifles that is being made in Amethi. Amethi कहाँ पर? यूपी में. It will be delivered to army soon. So regarding the next article is regarding the internal security of the country. To curb radicalization among the youth, the Madrasa board is being merged into bigger ones according to the Assam DGP of. वो कहते हैं कि जो नया मदरसा खुलता है, they involve people, anti-national elements, दे ब्रेन वॉश द यंगर जनरेशन. तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं कि डिजिटाइजेशन ऑफ द मदरसा होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू सिलेबस होना चाहिए, एनसीईआरटी विद द बेस ऑफ एनसीईआरटी. उसके बाद जो भी छोटा मदरसा है, इट कैन बी लिंक्ड टू द बिगर वन सो दैट द कोऑर्डिनेशन मस्ट बी देयर एंड ऑल्सो द मॉनिटरिंग ऑफ द स्मॉल मदरसा शुड बी देयर. Then next article talks about the importance of Eurasia and Indo-Pacific. Coming to next article, India and Eurasia. In this article, it talks about the importance of Eurasia and how the Eurasia, that is the Europe, UK, Russia will be drawn into the Indo-Pacific. कैसे? Right now, Australia has joined the US and UK AUKUS agreement, bringing UK to the Indo-Pacific. Further, Japan, South Korea and Australia are bridging the divide between Asia and Europe. Putin and Xi Jinping has unveiled the Eurasian Alliance. तो जो वेस्टर्न ब्लॉक है यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया में, और साथ ही साथ ईस्टर्न ब्लॉक है जैसे चाइना एंड रशिया, दे विल ऑल्सो फाइट इन द इंडो पैसिफिक. तो ये कहना चाह रहा है कि द राइज ऑफ यूरेशिया इज मेकिंग हार्डर फॉर द इंडिया टू राइड ऑन टू बोट्स to maintain good relationship between the Russia and China and also the
यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडिया। तो इंडिया को एक सतर्कता बरतना चाहिए, वह बताना चाह रहे हैं आप। तो ओवरऑल 2-3 important point is there, that is AUKUS agreement, Eurasian alliance and Greater Eurasia. The next article talks about the collegium system. Government of India has suggested that their nominee should be there on the collegium system in the judiciary. The collegium system was formed with 3 judges case, and after the Supreme Court had struck down the constitutional amendment to bring NGAC, that the India is not a parliamentary sovereignty country, but it is limited by the constitution. The power of the parliament is limited by the constitution. तो बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को डिक्लेयर किया था नल एंड वॉइड। तो अभी इस पर इशू चल रहा है, जब इस पर डिसाइड किया जाएगा आगे में तब इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, अभी ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स सम डेटा दैट इज important for exam. The first data is the fiscal deficit. The consolidated fiscal deficit of the state has risen to 4.1% of the GDP, highest since 2004 level. The state government has managed to bring down the deficit to 2.8%. They have targeted, but they have consolidated their fiscal deficit at 3.4%, lower than 4%. The capital outlay by the state government stood at around 2.7% as against 2.3% by the center. तो क्या क्या कंसर्न है? तो पहला पॉइंट है स्टेट डेट टू जीडीपी रेशियो। स्टेट का तो अपना डेट है टू जीडीपी, इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ अराउंड 29.5%, हायर देन 20% रिकमेंडेड बाय FRBM. FRBM Act is important because it gives state accountability regarding the fiscal management. कितना खर्चा करना चाहिए बजट का, और कितना लोन आप ले सकते हैं, और कितना डेफिसिट होना चाहिए, उस पर जो अकाउंटेबिलिटी है स्टेट का, ये FRBM मॉनिटर करता है, डिसाइड करता है कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो 20% दिया गया था रिकमेंडेड बाय FRBM, इसको ब्रीच करके 21.5 हो चुका है बाय 2023 मार्च होगा। उसके बाद द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट हैव आल्सो रीजन to 3.8 lakh crore to 7.4 lakh crore in 2021. Further accumulation of unfunded pension liabilities, it is increasing. Implementation of old pension scheme by Himachal Pradesh and other government is also denting the budget allocation by the state. तो ये सब फिस्कल जो चैलेंजेस है ये आने वाले समय में होगा स्टेट को। The next article is on page number 17 with regarding to India and Pakistan peace talks. Nawaz Sharif's brother Shehbaz Sharif has reached out to PM Narendra Modi regarding to peace between the both countries, but he has also said that until and unless Article 370 is revoked, there cannot be peace. तो पाकिस्तान का आर्मी का पोजीशन क्या है इसके ऊपर? इट हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, मतलब जो जियोग्राफिक पोजीशन है उसको कैसे यूज करे टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, जिसको जियो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो कश्मीर इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल प्री कंडीशन, दोनों के लिए है।
और इसमें पॉइंट नहीं है ज़्यादा. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन द इशू रिगार्डिंग द COP28 प्रेसिडेंट. पूरा आर्टिकल में सिर्फ एक ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि यूएई जो COP28 प्रेसिडेंट के लिए है अवेलेबल नेक्स्ट ईयर. तो इसका सबसे बड़ा इशू है कि यूएई इज अ मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री. इट इज केस ऑफ अ बैड ऑप्टिक्स कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो मेजर है वो हेड है क्लाइमेट चेंज का. यही बस है ओवरऑल इसमें आर्टिकल में. देन नेक्स्ट आर्टिकल कि इंडिया में रिसेशन आएगा. शॉर्ट आंसर इज नो. रिसेशन कैसे मेजर होता है? It is measured when 2 consecutive quarters, when the GDP contracts, GDP नेगेटिव ग्रोथ होगा 2 consecutive. 4 क्वार्टर होता है तो पहला दूसरा 2 consecutive क्वार्टर में जब नेगेटिव ग्रोथ होगा GDP का तभी रिसेशन आएगा. So for India to hit recession after June, it would require GDP in January and March quarter as well as April, June to be negative. That is, India would have to produce less output as a country in first 6 months of 2023 as compared to first 6 months of 2022. स्लो ग्रोथ नहीं, 4% जो ग्रोथ हो रहा है, अगर वो 2% तो रिसेशन नहीं कहलाएगा, नेगेटिव होगा तब रिसेशन कहलाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द चाइनीज पॉपुलेशन डिक्लाइन. तो ये पूरा आर्टिकल में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट इज दैट कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीजेस कब? व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, मरने का संख्या कम हो, और साथ ही साथ द रिलेटिव नंबर ऑफ डेथ. टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज 2.1 इट इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन. TFR rate has been 2.1. India has reached to TFR rate of 2.1 in 2019-2020, जो चाइना ऑलरेडी पार कर चुका था 1991 में, 30 साल पहले. अभी जो चाइना का TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज अराउंड 1.3 बर्थ पर विमेन. इट इज वे बिलो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1. 2.1 चाहिए रिप्लेस करने के लिए पॉपुलेशन को, नया पॉपुलेशन से. 2.1 से ऊपर रहेगा तो ग्रोथ होगा, 2.1 से नीचे रहेगा तो डिक्रीज होगा पॉपुलेशन. तो चाइना का 1.3 है अभी. तो इंडिया हैज़ अराउंड 30-40 years to reap the demographic dividend. India will reach around 1.7 billion population by 2070, then it will decrease. Next article talks about द विंडफॉल टैक्स. विंडफॉल टैक्स वो होता है कि जो हाई वोटालिटी रेट, जो हाई वोटालिटी प्राइस का होता है जो भी सामान में, प्रोडक्ट में, तो सेंटर ऑल्सो कलेक्ट्स द टैक्सेस. फॉर एग्जाम्पल ऑन डीजल, क्रूड ऑयल, ATF एक्सेट्रा. तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल ऑल्सो वेंट अप, the collection of the government also went up. तो विंडफॉल टैक्स उसको कहलाता है. तो अभी सरकार ने रिड्यूस कर दिया है एट रेट ऑफ 5 रुपीज पर लीटर फॉर डीजल, 6.5 घटा करके, फॉर ATF 4.5 था पहले, अभी 3.5 कर दिया गया. नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेज न्यू पेंशन स्कीम. RBI have already cautioned states कि आप वापस मत जाइए ओल्ड पेंशन स्कीम का. क्यों? क्योंकि इट विल पुट बर्डन ऑन द स्टेट्स इन कमिंग ईयर्स. आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा स्टेट का. तो RBI क्या कह रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में? इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, पहला है. एनुअल सेविंग कम होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा. साथ ही साथ इट विल लीड टू accumulation of unfunded pension liabilities for the state. The state expected to incur a 16% rise in pension expenditure. 4,60,000 crore in 2022. It will rise to 4,60,000 crore from 4 lakh crore.
इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में जो वापस जाएंगे तो पैसा कौन देगा? फंड कहाँ से इकट्ठा होगा? स्टेट पर। तो स्टेट का जो फिस्कल बर्डन वो बढ़ जाएगा। इट हैज़ वार्न्ड द स्टेट वेयर ओल्ड पेंशन स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है? रिटायर एम्प्लॉय है, उनका अगर 2 लाख रुपया तनख्वाह है तो वो आधा आधा में ड्रॉ करेंगे एज मंथली पेंशन। और इट इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर द पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज इट गिव्स देम सर्टेन वोट्स, वोटिंग ब्लॉक एक तरह से। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर विल सेव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बाद व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर्स he she will be given certain the amount collected by both the employer and employee per month. ये NPS स्कीम। NPS was mandatory for central government service after 2004. It is regulated by PFRDA. PFRDA is under finance ministry. तो 10% उसका जो बेसिक और डियरनेस अलाउंस होता है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और सरकार 14% अपना में से कंट्रीब्यूट करेगी। तो जब रिटायर होंगे तो ओवरऑल जो पैसा मिलेगा वो दोनों मिला करके मिलेगा। तो ये होता है न्यू पेंशन स्कीम में। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है कि जो अब रिटायर हो रहे उस समय जो तनख्वाह है वही आधा मिले, उसका आधा मिलेगा। 2 लाख रुपया तो आपको 1 लाख मिलेगा, 5 लाख है तो 2.5 लाख मिलेगा डायरेक्टली। उससे सरकार को घाटा ज़्यादा होता है long term. That's all for today. Now we will do next newspaper